सो वेलकम टू द चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 के अंदर ये काउंसिल ऑफ नाइन के बारे में बताने वाले हैं। रा कि काउंसिल ऑफ नाइन कौन है, कहाँ है, कॉन्फेडरेशन कहाँ रहती है, ये सब बातें। ऑलराइट, सो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ऑल्सो एक बात और कि जो पुराने प्लेलिस्ट का लिंक मैंने शेयर किया है सभी के साथ, उसके अंदर कुछ है, काफी सारे वीडियोस में कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ लंबी लंबी फालतू की डिस्कशंस हैं। फालतू की नहीं है, जरूरी थी वो उस समय पर, लेकिन अब वो सब समझ जाने के बाद हमने एक बार रिवीजन मैंने शुरू की थी, और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने उस ओरिजिनल प्लेलिस्ट में डाली है। और ये जो नए सिरे से मैं लॉ ऑफ वन मैंने शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं नए सिरे से शुरू करूं ताकि वो लोग जुड़ सकें और सवाल जवाब हो सकें, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मैं समझाती जा रही हूँ। हम लोगों की जो गलतियां थी उनको सुधारती जा रही हूँ, जो वैसे रिवीजन में भी मैंने सुधारी थी, लेकिन यहाँ पर एक सिरे से मैं हिंदी में पढ़ती जा रही हूँ। व्हाई इज इट शोइंग इंग्लिश? इट शुड बी हिंदी। ओके, तो पिछली बार हम लोगों ने अपनी भाषा में बात की थी, और यहाँ पर हम लोग मैं ये कर रही हूँ कि हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ रही हूँ। और ताकि काफी सारे लोग जो हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, क्योंकि ये बनाया तो हिंदी जनता के लिए गया है ना, तो ऑल राइट, तो साथ साथ मैं समझाती जाऊंगी। ये चैप्टर 7 है, 6 चैप्टर तक हम कर चुके हैं। और 6 चैप्टर में रा ने, 5th एंड 6th चैप्टर में रा ने ये समझाया था कि हीलिंग कैसे होती है, क्रिस्टल्स या पिरामिड के इस्तेमाल के साथ हीलिंग कैसे होती है, और हीलिंग करने से पहले हीलर को खुद को कैसे क्रिस्टलाइज करना है, हील करना है। कि मतलब एक अनंत रचयिता के साथ क्रिस्टलाइज करने का मतलब है एक अनंत रचयिता के साथ खुद जुड़ना है। जब तक हीलर खुद एक अनंत रचयिता के साथ नहीं जुड़ता है और एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की रोशनी अपने अंदर से प्रवाहित ढंग से नहीं कर पाता है, तब तक उसकी दी हुई हीलिंग जो है वो पूर्ण नहीं है, और नहीं करनी चाहिए। तो रा कहते हैं कि जैसे हमेशा हर सेशन के शुरुआत में रा कहते हैं, मैं एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में आपका अभिवादन करता हूं और अब संवाद करता हूं। तो प्रश्नकर्ता कहता है, जो आमतौर पे डॉन हुआ करता था, आपने बताया था कि आप ग्रहों के परिसंघ के सदस्य थे। परिसंघ के सदस्यों के लिए सेवा के कौन से मार्ग या किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं? क्या आप उनमें से कुछ का वर्णन करेंगे? मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स जो है वो किस लिए बनाई गई है, उनका काम क्या है? तो रा कहते हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपका आशय उस सेवा से है जिसे हम परिसंघ के सदस्य दूसरों को दे सकते हैं, न कि उस सेवा से जो हमारे अपने उपयोग के लिए उपलब्ध है। मतलब कि हम अपनी सेवा कैसे करते हैं या हमारे लिए क्या सेवाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में आप नहीं पूछ रहे। वैसे मुझे लगता है कि डॉन को पूछ लेना चाहिए था कि यहाँ पर वो एक तरह से हिंट भी दे रहे हैं कि ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। पता नहीं डॉन ने क्यों नहीं पूछा। तो जो लोग हमें पुकारते हैं उन्हें हमारी ओर से दी जाने वाली सेवा उस पुकार में निहित विकृति आवश्यकता के वर्ग के बराबर होती है, जिसे एक के मूल नियम के साथ विभाजित या एकीकृत किया जाता है। ये नियम अपनी विकृत अवस्था में उन लोगों की स्वतंत्र इच्छा को दर्शाता है जो सृष्टि की एकता से अनभिज्ञ हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कॉन्फेडरेशन को कैसे बुला सकते हैं। सुन लो, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्फेडरेशन को बुलाते हो, और कॉन्फेडरेशन को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि आपने बोला कि कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स मैं आपको बुला रहा हूं या रा मैं आपको बुला रहा हूं। अगर आप अपने भगवान को भी बुलाते हैं तो लॉ ऑफ वन के तहत तो सभी एक है ना, भगवान भी एक है। आई होप कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है। भगवान भी हमारे अंदर ही हैं और हमारे साथ एक हैं।
तो किसी की फ्री विल का उल्लंघन जब तक और जहां तक ना हो रहा हो, वो रा या कॉन्फेडरेशन के कोई भी सदस्य उनकी मदद के लिए अवश्य अवश्य आते हैं। तो equivalent to the square of the distortion need of that calling divided by or integrated with the basic law of one in its distortion, indicating the free will of those who are not aware of the unity of creation. जो लोग इस एकता, इस एक के नियम के बारे में जानते नहीं हैं, उनकी फ्री विल का भी उल्लंघन वो नहीं करते, और वो भी अगर पुकारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो पुकारेंगे तो ये नहीं आएंगे, वो आएंगे। अगर आपने कोई मदद मांगी है तो वो जरूर आएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं यूट्यूब पे, तो बड़े नंबर्स में सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि उस मेडिटेशन में जो भी प्रार्थनाएं होती हैं वो सभी के लिए होती हैं, इस पूरी दुनिया के लिए होती हैं। और जितने ज्यादा, अब आगे के चैप्टर्स में वो लॉ ऑफ स्क्वायर के बारे में बताएंगे कि जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतनी शक्ति होती है उस प्रार्थना में। तो वो आगे पूछता है, इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि इस समय इस ग्रह के संपर्क करने में आपको जो कठिनाई आ रही है उसका कारण यहाँ के लोगों का मिश्रित स्वरूप है, कि मतलब वो जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे ऊपर उसने कहा कि जो लॉ ऑफ वन को नहीं समझते और विभाजन में जीते हैं, तू ये जात मैं वो धर्म, तू ये रंग मैं वो देश, इस तरह के विभाजनों में जो जीते हैं, उसकी वजह से वो यहाँ पर कह रहा है कि आपको इस वजह से कठिनाई आ रही है। उसका कारण यहाँ के लोगों का मिश्रित स्वरूप है। कुछ लोग तो इस एकता से अवगत हैं जबकि कुछ नहीं है, और इसी कारणवश आप यहाँ खुले तौर पर नहीं आ सकते, नहीं आपने संपर्क का कोई प्रमाण दे सकते हैं। तो वो कहता है, और रा ने ये बात बताई थी कि वो सामने क्यों नहीं आते। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया, ये गलत टाइम पर आते हैं। एक सेकंड, मुझे रोकनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग, एक सेकंड, क्योंकि कोई आया है। ऑल राइट, सो ओके। तो वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर लोग लॉ ऑफ वन को नहीं समझते हैं और वो एकता नहीं है, क्या यही वजह है कि आप धरती पर सामने अ, प्रत्यक्ष में नहीं आते, और सभी लोगों से इस तरह से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, संपर्क नहीं कर सकते, या उन्हें बता नहीं सकते अपने बारे में। तो रा कहते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी इस माध्यम के द्वारा दोहराया है। अच्छा, एक चीज और, कि जब शुरू में हमने लॉ ऑफ वन शुरू की थी पहली वाली प्लेलिस्ट में, उसके अंदर पा ने कैटलिस्ट को माध्यम बोला था, जबकि वो माध्यम नहीं होता, उत्प्रेरक होता है। और उसको मैंने आगे जाकर करेक्ट भी किया था, मैंने बताया था, लेकिन वो बहुत बाद में। तो उन्होंने माध्यम बोला, हमने सबने माध्यम मान लिया, उन्होंने वो जो जो बोलते गए हम मानते गए। तो लेकिन अब वो ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे कौन सा पता था। मैंने इंटरनेट पे जब मैं सेशंस करने लगी तब मुझे समझ में आया कि कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक होता है। अब उत्प्रेरक क्या होता है ये लोगों को नहीं समझ में आया, कि जिन लोगों को इंग्लिश में कैटलिस्ट नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ में आया था कि कैटलिस्ट होता क्या है। और उत्प्रेरक नहीं समझ में आता, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी हम लोग कभी बोलते नहीं है। तो उत्प्रेरक ये होता है, या माध्यम नहीं, मतलब वो कैटलिस्ट ये होता है। अब यहाँ माध्यम का शब्द इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो वहां पे थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, यहाँ पर कैटलिस्ट की बात नहीं हो रही है। तो मैं समझा दूं, क्योंकि जब तक आपको इन टर्म्स का मतलब समझ नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर्स पढ़ने का और समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये मैंने एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण दिया, कि जैसे आपको लाइट लगानी है तो आप स्विच ऑन करेंगे, या आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आप चाबी लगाएंगे, या कुछ भी करना है तो उसका एक शुरुआती कुछ होता है। जैसे एक बच्चे को पैदा होना है तो दो लोगों को शादी करके एक बच्चे की नींव डालनी पड़ेगी, राइट।
तभी वो बच्चा पैदा होगा। तो कोई भी चीज की शुरुआत जो करनी है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट या उत्प्रेरक किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं और क्यों होते हैं हमारी जिंदगी में? क्योंकि कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे होते हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि उनसे हमें इस भौतिक जिंदगी में, इस माया जाल में तकलीफ होती है, लेकिन वो हमें यहाँ पर कुछ सिखाने आए हैं। सोल लेवल पे वो हमारे दोस्त हैं, हमारे सोल फैमिली है, और वो यहाँ पर हमारे कहने पर हमें कुछ सिखाने आए हैं। और जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, वो भी अब सीखना, आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ नेगेटिव से सीखा जाता है। क्यों? पॉजिटिव से भी तो इंसान सीख सकता है। जैसे मैं पॉजिटिव से कई बार बहुत कुछ सीखती हूँ। हमारे ग्रुप के इतने सारे मेंबर्स जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से इंसाइट उनकी आती है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो या जिंदगी में जहाँ अच्छी चीजें हो रही हैं, जो फॉर एग्जाम्पल घर में 24 घंटे बंद रहती हूँ, घर से निकलती नहीं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, तो जैसे हफ्ते में एक बार अपनी फ्रेंड्स से मिलने जाती हूँ, तो मेरी सारी फ्रेंड्स सिर्फ पार्टी करती हैं और ड्रिंक करती हैं। उनको इंजॉय करने का और कोई तरीका नहीं आता। वो चाहे जो भी करती हूँ, वो उनकी फ्री विल और उनकी मर्जी है। लेकिन मैं वहां पर ये देखती हूँ कि इनकी सबकी दुख तो सभी के जिंदगी में होते हैं, चाहे वो ड्रिंक कर रही हैं या चाहे कुछ भी कर रही हैं, लेकिन वो जिंदगी को हर पल में इंजॉय कर रही हैं। वो अपने दुखों के बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रही। वो डांस कर रही हैं। जैसे 2 दिन पहले बहुत दिनों से फ्रेंड्स से नहीं मिली थी, तो फ्रेंड्स से मिलने गई, तो वो लोग सब लगे हुए थे और मैं अपना नींबू पानी लेके खड़ी रहती हूँ एक कोने में। तो मुझसे डांस हो ही नहीं रहा है आजकल। तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुख उनकी जिंदगी में नहीं है। हाँ ठीक है, हो सकता है वो ड्रिंक का असर हो, लेकिन वो इतना भी ड्रिंक नहीं करती। एक कुछ हल्का फुल्का ले लिया, कॉकटेल ले लिया, और उसी के साथ 2 घंटे बैठे रहे। वो एक नाम के लिए होता है, क्योंकि सारी सोसाइटी करती है तो उनको भी करना है। लेकिन वो इंजॉय करते हैं, हंसते हैं। मेरे से तो हंसी भी नहीं आ रही है आजकल। ना मैं हंस पा रही हूँ, ना मैं डांस कर पा रही हूँ। मतलब आई यूज टू बी फेमस फॉर डांस। मैं इतना डांस करती थी कि पूछो मत। कौन सा डांस था जो मुझे नहीं आता था? और आज अगर मुझे कोई बोले तो, और तब उस वक्त मुझे वहां 2 दिन पहले क्लब में मुझे जिम याद आ रहा था। कि जिम बोलता है कि मैं रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट डांस करता हूँ, जिम में काटी। वो कहता है कि मैं रोज रात को सोने से पहले म्यूजिक लगा के 10 मिनट डांस करता हूँ। अब वो तो ट्रांस में होता है हर समय, तो वो तो डांस करता है, वो तो ईश्वर के प्रेम में डांस करता है। अब अगर यहाँ पर, हाँ, भजन लगा दो, कीर्तन हो रहा हो, तो मैं उठ के नाच पाऊंगी। लेकिन ये सब चीजों पे मुझे अब मेरे अंदर वो खुशी नहीं जागती। तो वहां से भी, पॉजिटिव से भी आप सीख सकते हो। जैसे किसी ने, किसी के साथ, एक अनजान या दो अलग लोग हैं, उन दोनों में आपस में बहस हो रही है। एक बहस कर रहा है, लेकिन दूसरा फिर भी कह रहा है चल ना, ठीक है ना, आ जा, तू मेरा दोस्त है, या जो भी है, भाई भाई है, मेरी बहन है, जो भी है, और गले लगा लेता है। वो प्यार दिखा रहा है। वहां से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह से कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे कैटलिस्ट नेगेटिव। तो ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बहुत दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त आगे बढ़ने की जरूरत है। तो वो कहते हैं कि के द्वारा दोहराया है हमें आपके सामाजिक स्मृति समूह, मतलब के ग्रुप के उन सभी हिस्सों को एकीकृत करना होता है जो इस भ्रामक संसार में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। तब इस एकीकरण से जो परिणाम निकलता है, उसे ही हमारी सेवा करने की क्षमता की सीमा माना जा सकता है। जैसे कि हमने इस कार्ला के द्वारा जो चैनलिंग हो रही थी, तो कार्ला के द्वारा हमने जो बताया कि हमें आपके, ये जो धरती के ऊपर जो सभी लोग हैं,
उनको उसने सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स कहा गया। वो इस माया जाल में जो जी रहे हैं और बिखरे हुए हैं, अलग अलग खोए हुए हैं। कोई, सिर्फ ये नहीं है कि कोई अलग अलग जगह पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सभी को एक दूसरे से अलग मानते हैं, तो वो बिखरे हुए हैं। जैसे कांच की बोतल तो एक है, लेकिन टूट जाती है तो वो बिखर जाती है, और उसमें फिर वो सुंदरता कहाँ रह जाती है। तो जब वो एक, सब में एक अपने आप में एकता देखेंगे, तब वो सुंदरता आएगी, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और तब दिस देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस कैन बी सीन एज द लिमिट ऑफ आवर एबिलिटी टू सर्व। और इस वजह से हम उनकी सेवा करने में सक्षम नहीं हैं सामने आके। हम सौभाग्यशाली हैं कि सेवा का नियम, लॉ ऑफ सर्विस, अब लॉ ऑफ फ्री विल सबसे टॉप मोस्ट लॉ है। उसके अंदर बहुत सारे लॉज आते हैं। अब दो किताबें पढ़ी थी, स्पिरिचुअल लॉज ऑफ द यूनिवर्स और यूनिवर्सल लॉज के ऊपर। तो उसके प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाए हैं, उसके अंदर छोटे 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 छोटे, मतलब तीन बेसिक लॉज बनाए। लॉ ऑफ फ्री विल के अंदर तीन हैं, एक बेसिक है, एक एडवांस्ड है, इस तरह। फिर बेसिक के अंदर बहुत सारे हैं, एडवांस्ड के अंदर बहुत सारे हैं, इस तरह। वो भी एक प्लेलिस्ट है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस हैं। तो उसके अंदर आपको सारे इन यूनिवर्सल लॉज के बारे में पता चलेगा। उन लोगों की इच्छाओं के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है जो हमें पुकारते हैं। अब यहाँ पर वो लॉ ऑफ सर्विस स्क्वायर्स, यानी कि लॉ ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, कि जब लोग सभी मिलकर हमें पुकारते हैं, आ, सौभाग्य से वो कह रहे हैं कि जो जैसे मस्जिद में सब लोग एक एक इकट्ठे होके नमाज पढ़ते हैं, चाहे कोई अपनी इच्छा उस वक्त मांग रहा हो, कि कोई मांग रहा है मुझे बच्चा चाहिए, कोई मांग रहा है मेरी शादी हो जाए, कोई मांग रहा है मुझे पैसा चाहिए, लेकिन प्रार्थना सब एक साथ मिलके कर रहे हैं, तो हर प्रार्थना में शक्ति आ जाती है। या जैसे बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहां पे तो लोग एक साथ आरती करते हैं, लेकिन शहरों के नुक्कड़ों पे जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहां पे बहुत कम लोग जमा होते हैं। तो अगर लेकिन सब लोग एक साथ प्रार्थना करें, या एक समय हो जब सभी एक साथ प्रार्थना करें, चाहे अपने घर में करें, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और अदरवाइज वी वुड हैव नो बीइंगनेस इन द टाइम स्पेस एट दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूम ऑफ द इल्यूजन। और क्योंकि वो लोग हमें पुकारते हैं, इसलिए हम लोग आपके आसमानों में इस जगह पर और इस समय पर आपके साथ जुड़े हैं। अन्यथा इस वर्तमान भ्रामक काल प्रवाह के अंतर्गत इस काल स्थान में हमारा कोई अस्तित्व ही न होता। फिर वो कहते हैं, संक्षेप में कहें तो आपकी बात मूल रूप से सही है। असमर्थता का विचार शॉर्ट में कभी बात नहीं करते, ये बहुत खींच खींच के बात करते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तू शॉर्टकट में क्यों नहीं बात कर सकती। मैं कुछ लोगों से कहती हूँ हाँ ठीक है ना, शॉर्टकट में जवाब दो ना, इतना लंबा भाषण क्यों दे रहे हो। लेकिन ये भी ऐसा करते हैं, और जब मैं यहाँ समझाने बैठती हूँ तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो असमर्थता का विचार हमारे लोगों के प्रति हमारे मूल विचार स्वरूप, यानी कि थॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इस बात का गहन विचार विमर्श है कि वास्तव में क्या संभव है। तो वो कह रहे हैं कि द थॉट ऑफ नॉट बीइंग एबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हम उनकी मदद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या वो क्या सोच रहे हैं। हम इस बात की चिंता, एक्चुअली ये रा ने बहुत बार इस किताब में इस तरफ इशारा किया है कि आप लोगों की ये जो आपका जो शरीर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर आप किन चीजों से गुजर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति, आपका ऑरा, आपके आपकी किस रोशनी में चमक रहे हो, लाइक आपके ऑरा का रंग क्या है और कितना तेज है, वो इम्पोर्टेंट है। तो चाहे जैसे मैं पढ़ रही थी उस दिन कि मैं पढ़ रही थी, आई थिंक एलएल रिसर्च पे कोई चैनलिंग पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें ये था कि कोई शराब पिए, नॉनवेज खाए, कुछ भी करे, उनका स्वभाव, उनकी इंटेंशन, उनका वो क्या है, उनकी उनकी रोशनी,
वो किस रोशनी में चमक रहे हैं, कितनी तेज है वो दूसरों की सेवा जो कर रहे हैं, वो सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है ये कमेंट्स में कि मैम क्या नॉनवेज खा सकते हैं क्या मैं क्यों बताऊं, मैं आपकी फ्री विल का उल्लंघन क्यों करूं? आप खुद सोचो अपने लिए। अगर आपको गिल्ट ट्रिप होता है तो फिर आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको गिल्ट हो रहा है। गिल्ट होना सही नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ के हिसाब से अगर खाते हो, जैसे मेरे ससुर ने कभी जिंदगी में नहीं खाया, लेकिन जब वो बहुत बीमार हो गए एक उम्र के बाद, पैरालिसिस हो गया और डॉक्टर ने उन्हें बोला खाने को, तब उन्होंने मरने से कुछ 1 साल 1.5 साल पहले खाना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स नहीं बोलूंगी इसको, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो अगर आपकी इंटेंशन, आपका इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, अपनी, क्योंकि 51% दूसरों की सेवा है तो 49% अपना भी है। तो अगर आपकी सोच सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम आपके लोगों की, आर बेसिक थॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स योर पीपल बट रादर इज अ मैक्सिमल कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। हम सिर्फ कोई एक एक लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, हम पूरी धरती के बारे में और पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मुमकिन हो सकता है। फिर डॉन पूछता है बाय स्क्वायर्ड, क्योंकि उसने कहा ओके, आई विल सी दैट लेटर। बाय स्क्वायर्ड डू यू मीन, क्योंकि उसमें रा ने बोला था लॉ ऑफ सर्विस स्क्वायर्ड, तो बाय स्क्वायर्ड डू यू मीन दैट इफ 10 people call you, can count that when comparing it to the planetary ratio ऑफ पीपल एज 100 people स्क्वेयरिंग 10। तो डॉन पूछता है लॉ ऑफ स्क्वायर का मतलब कि अगर 10 लोग आपको बुला रहे हैं तो 10 × 10, तो क्या आप 100 लोगों की प्रार्थना के हिसाब से सोचेंगे? तो रा बोलता है नहीं, ये गलत है कि अच्छा मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया। रा बोलता है नहीं, ये गलत है, ये वर्ग की प्रक्रिया क्रमिक है, 1 2 3 4, और इस क्रम में प्रत्येक संख्या का वर्ग उसके ठीक बाद आने वाली अगली संख्या के द्वारा किया जाता है। अब जब मैं ये पढ़ रही थी उस कुछ महीने पहले, तो मैंने फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में पढ़ रही थी मैं, और उस वक्त तो मुझे ये लगा कि शायद रा फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारी धरती और धरती के ऊपर हर चीज फिबोनाची नंबर्स और फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से बनी है। एक फूल के अंदर जो पंखुड़ियां भी ऐसी ऐसी होती हैं, हर फूल में शंख जो होते हैं, शंख इधर नहीं है, तो हर चीज में वो जो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, गोमती चक्र, गोमती चक्र की तरह वो बना हुआ होता है, जिससे बनता है फ्लावर ऑफ लाइफ। तो उस बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि शायद लॉ ऑफ स्क्वायर वो है और उससे मेल खाता है। बट फिर बाद में मीनाक्षी ने मुझे करेक्ट किया एंड शी वाज राइट कि यहाँ पर लॉ ऑफ वन में एंड में लॉ ऑफ स्क्वायर का टेबल दिया हुआ है, जहां पे गैरी ने एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। एक इंसान का मतलब एक होता है, लेकिन एक के बाद दो आता है, तो 2 + 1 3 हो गया, 2 × 1, टू 2 + 1 3, ऐसा कुछ है। एंड देन 3 नंबर जब आता है तो 3 × 3 9, ऐसी कोई टेबल थी, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत वो। तो इस तरह से वो गिना जाता है, सीक्वेंशियल है 1 2 3 4, और इस क्रम में प्रत्येक संख्या का वर्ग उसके ठीक बाद आने वाली अगली संख्या के द्वारा किया जाता है। और फिर 3 × 3 9 हो गया, तो 9 के अंदर 4 मिलाया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो बोलता है कृपया एक उदाहरण देकर समझाएं, अगर पृथ्वी पर सिर्फ 10 लोग आपकी सेवाओं की जरूरत होती, अगर सिर्फ 10 लोगों को आपकी सेवाओं की जरूरत होती, तो आप इस स्क्वायर रूल का इस्तेमाल करके उनकी पुकार का हिसाब कैसे लगाते? तो रा कहते हैं कि हम एक वर्ग 10 बार लगातार करते,
एक का वर्ग 10 बार लगातार करते, जिससे वह संख्या 10वें वर्ग तक पहुंच जाती। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन? तो कहता है इसका मतलब क्या, इसका हिसाब का नतीजा क्या होता? तो थोड़ी देर रुक के रा कहते हैं इस नतीजे को शब्दों में बताना मुश्किल है। ये लगभग 1012 लोग होते जो पुकार रहे हैं। वे कभी कभी अपनी पुकार में पूरी तरह से एकमत नहीं होते। अब चाहे वो उसकी गिनती 1012 समझें, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि 10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 10 लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं, उस वक्त अगर किसी का मन कहीं और भटक गया, अरे मेरा आज ये काम रह गया, दूसरे इंसान के दिमाग में कहीं कुछ और चल रहा है कि हाँ पता नहीं क्यों प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने से थोड़ी कुछ होता है, फालतू टाइम पास कर रहे हैं। होते हैं ऐसे लोग जो नहीं विश्वास करते, लेकिन पीर प्रेशर में जुड़ जाते हैं, या बस नाम के लिए खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो उन लोगों की प्रार्थना को उसमें से हटा दिया जाएगा। ये वो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है। तो अपनी पुकार में पूरी तरह से एकमत नहीं होते और इसलिए वर्ग का नतीजा थोड़ा कम हो जाता है, मतलब 1012 से थोड़ा कम होगा। इस तरह पुकार की पूरी अवधि के दौरान आंकड़ों में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। फिर भी शायद इन आंकड़ों में सुधार के बाद आप वर्ग करने के इस तरीके को समझ पाए, मतलब आप इसको कैलकुलेट करने का तरीका शायद समझ पाए अगर आप इसे अ, करेंगे तो डॉन पूछता है कि अभी इस समय पृथ्वी ग्रह पर कितने लोग आपकी सेवाओं के लिए पुकार रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1981 में ये सवाल पूछा गया और रा उस वक्त कहते हैं, और लोग कहेंगे कि इतने लोग तो धरती पर उस वक्त शायद थे भी नहीं। और अगर रा को सिर्फ इजिप्ट के लोग पूछते हैं और रा सिर्फ इजिप्ट के भगवान हैं, तो इतने लोग नहीं होने चाहिए। क्यों? भारत में क्या लोग सूरज को अर्घ नहीं देते? देते हैं। तो फिर जब सूरज को अर्घ दे रहे हो तो आप एक तरह से रा को ही तो दे रहे हो, क्योंकि अगर आप सूर्य के 1008 या 108 नाम पढ़ोगे तो उसमें एक नाम रा भी है। तो रा कहते हैं मुझे व्यक्तिगत तौर पर 3,52,000 लोग पुकारते हैं। कॉन्फेडरेशन को, अपने सभी तरह के लोगों के समूह को मिलाकर आपके 632 मिलियन मन शरीर आत्मा वाले लोग पुकारते हैं। मतलब कॉन्फेडरेशन कोई रा को पुकार रहा है, कोई कॉन्फेडरेशन के किसी और, कोई आर्कएंजल को पुकार रहा है, कोई किसी और भगवान को पुकार रहा है। तो इस तरह 632 मिलियन, 632 मिलियन मतलब 600 करोड़, 32 करोड़ करोड़ हो गया। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू से मिलियन। करोड़ से भी ज्यादा है ये। तो इतने लोग मुझे पुकार रहे हैं। इतने लोग क्या धरती पर हैं भी? तब थे? पता नहीं। इन संख्याओं को आसान बनाकर बताया गया है, मतलब कि राउंड ऑफ करके बताया गया है। उसमें 632, 352, 8, 19 ऐसे कुछ हो गए नंबर। तो वो कहता है कि हमने इसे राउंड ऑफ करके बताया है। तो वो कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन संख्याओं पर लॉ ऑफ स्क्वायर लागू करने पर क्या नतीजा निकलता है? तो अब ये जो 632 मिलियन लोग आपको पुकार रहे हैं और रा को 352,000 लोग पुकार रहे हैं, तो कुल मिला के दोनों को अगर आप ऐड करें तो नतीजा क्या निकलता है लॉ ऑफ स्क्वायर का? तो रा कहता है सीमित अर्थों में ये संख्या लगभग बेमानी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंक हैं, बहुत सारे नंबर्स होंगे। फिर भी ये एक बहुत बड़ी पुकार है जिसे हम पूरी सृष्टि के लोग, यूनिवर्स के लोग महसूस करते हैं और सुनते हैं। जब हम मैं ना अपनी ननन के साथ बहुत मजाक करती हूँ, हंसती हूँ, क्योंकि वो और मेरी सास भी और मेरे हस्बैंड भी, ये तीनों की एक आदत है, बैठे बैठाए हे भगवान
ऐसे करेंगे, मतलब चाय पीनी है, पानी पीना है। हे भगवान, प्यास लग गई, मैं पानी पी लूं। बात बात में भगवान को याद करना, और अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ उनको, दीदी आप क्यों भगवान को बात बात में तकलीफ दे रहे हो, पानी पीना है मुझसे बोलो, मैं ला देती हूँ। तो इस तरह उठते बैठते बहुत सारे लोग अलग अलग बात में लोग भगवान को याद करते हैं। कोई राम को याद करता है, कोई कृष्ण को याद करता है, कोई जीसस को याद करता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसी डिवाइन एंटिटीज को याद करते हैं। हमें क्या पता कि इनमें से कौन से एंटिटीज जो हैं वो कॉन्फेडरेशन का हिस्सा है या नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये नंबर तो बहुत बड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको बताऊं। फिर भी एक बहुत बड़ी पुकार है, और ये पूरी आपकी जो दुनिया है ना, जो धरती के ऊपर जो लोग हैं, उनके दर्द को, उनके दुख को, उनकी पुकार को, इस ब्रह्मांड के, हम पूरी सृष्टि के हम सभी लोग सुनते हैं और समझते हैं। ऐसे लगता है मानो हमारी अपनी ही आत्माएं किसी बहुत बड़े और गहरे दुख से पीड़ित हो रही हों। ये हम हमसे सेवा की मांग करती हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे बहुत दुख हुआ था। हुआ क्या था कि, सॉरी, आई केम ऑन द रॉन्ग थिंग, वेट। हुआ क्या था कि मेरी एक फ्रेंड ना, मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ 2-3 बार, लेकिन वो दिमाग से मेरे बात जाती नहीं। मेरी एक फ्रेंड गुजराती थी, अभी भी मतलब फैमिली गुजराती है, लेकिन वो जाके क्रिश्चियन कन्वर्ट होके आ गई। अब मुझे नहीं पता कि उसकी फैमिली कन्वर्ट हुई कि सिर्फ वो हुई, पर वो कन्वर्ट होके आ गई। और वो जब भी उसके बाद मुझसे मिली, उसने शी ट्राइड टू टॉक मी इनटू यू नो क्रिश्चियनिटी, और नॉट ऐसे सामने सामने नहीं, लेकिन अपने तरीके से। तो हर बार जीसस जीसस जीसस, ठीक है, मुझे जीसस से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो, मेरे घर में तो खुद मदर मेरी है, ये इधर पड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से, जिस इरादे से इंसान बात करता है ना, वो पता चलता है। तो मैंने उस वो मुझसे कहती है कि मेरी उस दिन शायद तबीयत खराब थी, तो वो कहती है कि तेरी ये प्रॉब्लम जीसस दूर करेगा, और वो मेरी तरफ से वो प्रार्थना करने लगी। मैंने उससे कहा नहीं, वो खुद ही प्रार्थना करने लगी। अब ये कितना बड़ा फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट है। तो उन लोगों को ये सिखाया नहीं जाता, और वो कुछ इस तरह की भाषा में बात कर रही थी। तो मैंने बोला, तो कौन सी भाषा में बात कर रही है? नाउ दिस इज द लैंग्वेज जो उन लोगों को सिखाई जाती है जब वो लोग कन्वर्ट होते हैं। ये लाइट लैंग्वेज नहीं है। ये अब कौन सी लाइट लैंग्वेज है या कौन सी लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर लाइट की लैंग्वेज हो सकती है तो डार्क की भी तो लैंग्वेज हो सकती है। तो आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग। एंड उसके बाद उसने ये कहा अपने मन में कि जीसस, तुम जब यहाँ थे तो तुमने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए बहुत कोड़े खाए, हमारे लिए बहुत कोड़े खाए प्लीज, और हमें कोड़े खा के हमें ठीक कर दिया, प्लीज अभी हमें ठीक कर दो। वो तुमने जो कोड़े खाए, मतलब जीसस जहां पर भी है तुम उसको वहां पर भी कोड़े दिलवाओगे क्या? उस आज भी उसके मरने के 2000 साल बाद भी तुम यही सिर्फ सोच रहे हो कि जीसस ने कोड़े खाए? The more you visualize, the more you speak, the more you intend on one thing, the more you are making it happen in some parallel universe. Why? क्योंकि वहां पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता। और मैं तो रो पड़ी, ऐसे तुम लोग जीसस से प्यार करते हो? ये प्यार है तुम्हारा जीसस के लिए कि तुम आज भी उसके मरने के इतने सालों बाद भी उसको कोड़े खिलवा रहे हो कि मुझे ठीक कर दे, तू भले कोड़े खा ले? किस तरह का प्यार है ये तुम्हारा? नॉनसेंस। तो यहाँ पर जो रा कह रहे हैं उसकी वजह से मुझे ये बात याद आई कि आप लोग जब हमें पुकारते हो तो हमें ऐसे लगता है हमारी आत्मा में दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। आपका दुख हम महसूस कर सकते हैं, तकलीफ होती है का मतलब कि आपका दुख हम महसूस कर सकते हैं, और हमें लगता है कि आपको हमारी
सेवा की जरूरत है। तो डॉन पूछता है किस हद तक पुकार आने पर आप पृथ्वी के लोगों के बीच खुलकर सामने आएंगे? पृथ्वी पर कितने लोगों को कॉन्फेडरेशन को पुकारना होगा? तो रा कहते हैं, हम आपके लोगों के बीच आने की संभावना का हिसाब पुकारने वालों की संख्या के आधार पर नहीं लगाते। भी कितने लोग पुकार रहे हैं इस पर नहीं लगाते, बल्कि एक ऐसे पूरे सामाजिक स्मृति समूह ग्रुप के बीच बनी आम सहमति के आधार पर लगाते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी ये पूरा पढ़ने के बाद। जिसे सभी चीजों की अनंत चेतना का बोध हो चुका हो, आपके लोगों के बीच सिर्फ कुछ ही मामलों में संभव हो पाया है जहां पर लोग इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को समझते हैं और लॉ ऑफ वन को समझते हैं। बहुत ही मुट्ठी भर एक आध कोई जगह है या कोई लोग हैं जहां पर ये मुमकिन है। अगर कोई ऐसा सामाजिक स्मृति गृह यानी कि ग्रुप जो सृष्टिकर्ता का सेवक हो इस स्थिति को देखता है और उसे ऐसे ऐसी सही मदद का कोई विचार आता है जो सिर्फ आपके लोगों के बीच ही की जा सकती हो, तो इस प्रोजेक्ट की इच्छा रखने वाला एक वो सामाजिक स्मृति समूह इस प्रस्ताव को शनि परिषद के सामने रखता है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो क्वारंटाइन हटा दी जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इससे पहले वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे आती हूँ। तो यहां पर राय ये बोल रहे हैं कि हम सारी दुनिया मिलकर हमको बुलाएगी ना कि रात धरती पे आ जाओ, हम नहीं आएंगे। हम तब आते हैं या हम तब आना चाहते हैं या आ सकते हैं जब सभी लोग विश्वास करते हैं कि हाँ उनके अलावा भी जिंदगी है और वो हमसे डरते नहीं हैं, बल्कि हमें अपनाते हैं, हमें अपना भाई बहन समझते हैं, हमें अपना एक हिस्सा समझते हैं कि हम सभी, वो भी और हम भी, एक चेतना का हिस्सा हैं, एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है। और तब हम इस धरती पर आ सकते हैं जब आप लोग हमसे डरना छोड़ दें। और यही वजह है कि पिछले 20 सालों से, 20 नहीं मेरे ख्याल से ज्यादा, 30 सालों से इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें ईटीज के प्रति हमारे मन में डर डाला जा रहा है जानबूझ के। अभी रिसेंटली कल मैंने एक पोस्ट देखा स्टीवन स्पीलबर्ग का, जिसमें उसकी एक डिस्क्लोजर करके मूवी आने वाली है। तो वो कह रहा है कि ये मूवी नहीं है, ये सच है, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मेरी आज तक जितनी फिल्म्स थी सारी सच पे आधारित थी। तो स्टीवन पी स्पीलबर्ग की जितनी फिल्में जो उसने बनाई वो सच पे आधारित थी, लेकिन तब उन्होंने लोगों को बताया नहीं। अब वो मजबूर हो गए हैं बताने को। इसके अलावा जो उन्होंने फिक्शनल मूवीज बनाई, अवेंजर्स बनाई, सुपरमैन, बैटमैन और इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स बनाई, एंड ऑफ द वर्ल्ड वगैरह, इंडिपेंडेंस डे, इस तरह बहुत सारी फिल्में बनाई। उसमें सब में ये दिखाया गया कि ईटीज जो है वो बहुत डरावने हैं, वो सिर्फ हमें मारना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो धरती को बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ एक ही चीज बताई गई, जबकि ये सच नहीं है। जो धरती पे रेप्टिलियंस हैं वो ये करना चाहते हैं, और वो तो ऑलरेडी धरती पे हैं, वो तो ऑलरेडी धरती पे हैं, वो तो कोई बाहर से नहीं आ रहे। उल्टा जो ईटीज आना चाहते हैं या आने वाले हैं या हम चाहते हैं कि आए, वो तो धरती को और इंसानियत को बचाने आ रहे हैं। और इसीलिए इन लोगों ने ब्लू बीम और होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इन लोगों ने फेक यूएफओ साइटिंग्स, फेक ईटी साइटिंग्स 2-3 साल से शुरू कर दी हैं। पहले भी की थी, लेकिन बहुत इक्का दुक्का, साल में एक आध बार कहीं इधर कहीं उधर। अब बहुत ज्यादा होने लग गई हैं 2-3 साल से। और ये लोग आपको बता के कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा था 2 साल पहले दुबई में एक शो हुआ था जिसमें ब्लू बिंग टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान के अंदर डॉल्फिन्स तैर रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लिटरली आपको बता रहे हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी के जरिए
क्यों आपकी किताबों में लिखा गया कि जीसस आएगा आसमान से और आपके साथ बात करेगा, कल्कि आएगा सफेद घोड़े पे सवार? ये सब झूठ है। ये सब किताबों में डाला गया है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको एक उम्मीद देने के लिए कि जब फेक ईटीज जो ये होलोग्राम से डरावने बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली कि जीसस आपसे बात करेगा। मतलब ये सैटेलाइट के जरिए, जो आसमान में इन लोगों ने हजारों सैटेलाइट्स बिछा रखी हैं, उन सैटेलाइट्स के जरिए ये होलोग्राम्स भेजेंगे और फिर उन सैटेलाइट्स के जरिए ये हमें मैसेज भेजेंगे। उस समय पर जब ये होगा और जब ऐसा होगा, तब आपको सिर्फ एक बात बोलनी है, आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। और अभी कल परसों ग्रुप में किसने, फ्रीडम फाइटर या पता नहीं सोरोस, किसी ने बोला था आई चैलेंज यू, नहीं सोनिया ने बोला था, आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। जब आप ये बोलेंगे तो उसकी असलियत सामने आएगी या वो गायब हो जाएगा। और जब और अगर ऐसा होता है, उस वक्त आपको ये मन में सोचना है कि वन इन्फिनिट क्रिएटर, आई विश यू वुड प्ले योर वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड क्या है, उसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी यहां, पता नहीं इन लोगों ने पूछा नहीं या उसने बताया लेकिन इन लोगों ने किताब से हटा दिया, क्योंकि ओरिजिनली ये 5 किताबें थी जिसको एडिट करके छोटी किताबें बनाया गया। और लिविंग द लॉ ऑफ वन अलग बनाई गई, लॉ ऑफ वन अलग बनी, वो भी 106 चैप्टर पे खत्म हो गई। तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे हैरानगी है कि वाइल्ड कार्ड के बारे में क्यों नहीं पूछा डॉन ने। हमने जब गैरी और जिम के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, वो है मेरे चैनल के ऊपर, वो है, उनके साथ लाइव सेशन हुआ था हमारा, तब हमने उनसे, पा ने शायद पूछा था उनसे वाइल्ड कार्ड के बारे में। और उन्होंने भी कुछ बताया नहीं उसके बारे में। तो या तो वाइल्ड कार्ड, या आप ये मांग सकते हो कि दुनिया में सबका भूलने का पर्दा हट जाए। क्योंकि जिस पल वो पर्दा हटेगा ना, अगर हम सब मिलके मांग लें कि भगवान सबका भूलने का पर्दा हट जाए, तब सबको समझ में आएगा और सबको रियलाइज होगा कि लॉ इज वन, कि हम सब एक ही इन्फिनिट कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। और आगे वो राय ये कहता है कि जब आप लोग इस तरह से ईश्वर को समझते हैं और ईश्वर की सेवा करते हैं, और has an idea- और जब आपको ये लगता है कि आपकी दुनिया को मदद करने की एक कोई खास तरीके से हम मदद कर सकते हैं और आप हमें बुलाते हैं, तो हम काउंसिल से परमिशन लेते हैं, काउंसिल ऑफ सैटर्न से परमिशन लेते हैं, और तब काउंसिल ऑफ सैटर्न क्वारंटीन को हटाती है और तब हम धरती पे आते हैं आपकी मदद करने के लिए। अब ये क्वारंटीन क्या है, काउंसिल क्या है, इसके बारे में आगे अब बताएंगे। आई हैव अ क्वेश्चन हियर, सवाल, मेरा यहाँ एक सवाल है। मेरा मानना है कि ये जिम से उस काउंसिल के बारे में है, मानना है ये जिम से, काउंसिल फ्रॉम जिम, मेरा मानना ये है कि ये जिम से उस काउंसिल के बारे में है, उसके सदस्य कौन है और वो काउंसिल कैसे काम करती है। मतलब कि जो सवाल है मेरा, वो जिम पूछना चाह रहा है कि ये काउंसिल कौन है और कहाँ है और कैसे काम करती है। सॉरी, अरे यहाँ पर फिर हिंदी, वन सेक, आई एम सो सॉरी। ये वो मैं करती रहती हूँ ना, ट्राई अलग अलग भाषाओं का, मराठी, ये वो, तो उस चक्कर में कई बार हो जाता है हिंदी। ओके, सो रा कहते हैं कि काउंसिल के सदस्य कॉन्फ़ेडरेशन और आपके आंतरिक तलों के उन कंपन स्तरों के प्रतिनिधि हैं जो आपकी तीसरी घनत्व अवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मतलब काउंसिल
कॉन्फेडरेशन के ही कुछ मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव members of the council are representatives from the confederation। मतलब कॉन्फेडरेशन तकरीबन अगर समझो कि 2 लाख लोगों की है। अब वो आगे बताएगा, मेरे ख्याल 2 लाख था या 50 थे, कुछ तो था, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। तो अगर समझो 100 लोग हैं कॉन्फेडरेशन में, तो उनके प्रतिनिधि उन 100 लोगों के गिने चुने कुछ 8-10 प्रतिनिधि हैं जो काउंसिल बनाते हैं, जो ज्यादा असेंडेड हैं, इवॉल्व हैं, हायर लेवल के हैं। तो ये काउंसिल ऑफ 9 की बात कर रहा है। काउंसिल में 9 लोग थे, 9 लोग होते हैं। आर्कएंजल्स में भी ये बताया गया है कि ईश्वर के आसपास 9 लोग इस तरह के हमेशा होते हैं। अब एंजल्स में तो ये बताया जाता है कि अ, मेरे एंजल कोर्स में मैं बताती हूँ कि भगवान के आसपास इस तरह के कुछ आर्कएंजल्स होते हैं। आर्कएंजल से ऊपर वो उनको कुछ और बोला जाता है, और उनके रूप अलग होते हैं। और वो काउंसिल ऑफ 9 जो है, जो 9 लोग होते हैं, वो कॉन्फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो धरती और सोलर सिस्टम में कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या करना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, ठीक है तुम ये कर कर दो या मत करो या अभी मत करो, ये सारी चीजें वो डिसाइड करते हैं कि इस सोलर सिस्टम में और खास करके धरती पे क्या होगा। अम, अम, तीसरी घनत्वता में क्या होगा, क्योंकि तीसरी घनत्वता में ही और इस धरती पर ही भूलने का पर्दा लगा है। तो लोग पूछते हैं कि यहां पर ही ऐसा क्यों होता है, वो सिर्फ धरती के ऊपर ही सबकी नजर क्यों रहती है, सब धरती के ऊपर ही क्यों आना चाहते हैं, धरती पे कब्जा पाना चाहते हैं, धरती को कंट्रोल करना चाहते हैं, और यहाँ पर ही इतना दुख क्यों है। एक तो ये कि ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में जो मैंने प्लेलिस्ट अधूरी है मेरी किसी वजह से, तो ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में काउंसिल को चैनल किया था। काउंसिल का जो मेंबर चैनल हुआ था उसका नाम था टॉम। तो उसको चैनल किया था, और उसने ये बताया था कि ये जो तुम्हारी धरती है ना, ये सभी ब्रह्मांडों में सबसे सुंदर है। ऐसा नहीं है कि पानी मार्स पे नहीं था या वीनस पे नहीं था, बहुत जगह पे था, बहुत जगह पर बहुत कुछ हुआ, लेकिन धरती जो है आ, ये सबसे सुंदर है, ये स्वर्ग की तरह बनाई गई है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग हैं इनके सबकॉन्शियस माइंड में भूलने का पर्दा लगाया गया है। भूलने के पर्दे की वजह से ये चॉइस करने की इनको फ्री विल दी गई है। तो इस वजह से सभी की नजर धरती पे होती है, और धरती पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए काउंसिल कॉन्फेडरेशन को क्यों गाइड करती है। क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने मैल्डेक को उड़ा दिया, अब उसके बारे में आगे बताएगा, मैल्डेक को पूरी तरह से फाड़ दिया और मार्स का सत्यानाश किया, तो कहीं धरती को ये लोग इसी तरह से बर्बाद ना कर दें। इसलिए काउंसिल खास ध्यान रखती है, और काउंसिल के परमिशन के बिना कॉन्फेडरेशन धरती के ऊपर नहीं आती। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कि काउंसिल का और कॉन्फेडरेशन का, क्योंकि असल में कोई नाम होते ही नहीं है। सब नाम तो कोई पुकारता नहीं, क्योंकि वो लोग तो टेलीपैथी से बात करते हैं और विजन दिखाते हैं एक दूसरे को, वो लोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि इसमें मेरे ख्याल से आगे राह बताएगा कि वो लोग सोलिक स्मॉल इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक तरह से वो एक भाषा ही है जो अदोनाई वासु कहते हैं, वो सोलेक स्मॉल की भाषा है। अदोनाई वासु बुरागाई समथिंग लाइक दैट। तो काउंसिल के सदस्य कॉन्फेडरेशन और आपके आंतरिक, अच्छा नहीं सॉरी, आपके मन शरीर आत्मा के समूह कॉम्प्लेक्सेस नामों की मांग करते हैं, कि आपके लोग जो हैं वो नाम पूछते हैं कि कॉन्फेडरेशन में कौन है, काउंसिल में कौन है। जैसे मैंने अभी बताया कि टॉम को चैनल किया था। तो क्या फर्क पड़ता है उसका नाम टॉम है या मोदी है या सुशांत सिंह है या क्या है। मेन तो ये है कि उस एंटिटी की वाइब्रेशन क्या है। इसलिए कई मामलों में उन कंपन ध्वनि समूहों का उपयोग किया जाता है जो प्रत्येक इकाई के कंपन विकृतियों के अनुरूप होता है। मतलब कि आपके हिसाब से जो आप लोग समझ पाते हैं
या आप जो बेहतर समझ पाते हैं उस हिसाब से कई बार हम आपको नाम बता देते हैं लेकिन नाम होते नहीं है। हालांकि नाम की अवधारणा काउंसिल का हिस्सा नहीं है। यदि नामों की मांग की जाती है तो हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। फिर भी सभी ने अपने लिए नाम नहीं चुने हैं। मतलब काउंसिल में, कॉन्फेडरेशन में उन लोगों के नाम है नहीं, दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब दे, वो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। वो लोग अपने अपनी ग्रुप में, क्योंकि वहां भूलने का पर्दा तो है ही नहीं। तो जो एक इंसान फील कर रहा है वो सभी फील कर रहे हैं, जो एक इंसान सोच रहा है सभी सोच रहे हैं, और सभी के दिमाग में वो है, तो बात ही करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और नाम आने से ईगो आ जाता है, इस स्पेशल हो जाता है। वहां पे तो सभी एक से हैं, सभी रोशनी से बने हुए हैं, उनके तो बॉडीज भी नहीं है। तो संख्या के लिहाज में काउंसिल जो निरंतर सत्र में बैठी रहती है हर वक्त। हालांकि इसके सदस्यों में संतुलन प्रक्रिया के माध्यम से बदलाव होता रहता है, जिसे आप अनियमित कह सकते हैं। में 9 सदस्य हैं, मतलब कि काउंसिल हर वक्त सेशन में होती है। कई बार उसके मेंबर्स जो हैं वो कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, या कोई और उनकी जगह ले लेता है, इस तरह से वो होता रहता है। लेकिन आमतौर पे उसमें 9 सदस्य होते हैं। ये सत्र काउंसिल काउंसिल का सेशन, इस काउंसिल की सहायता के लिए 24 अन्य इकाई हैं, 24 अन्य सभ्यताएं हैं, एंटिटीज हैं, जो उन 24 सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत थे 1981 में। अब वो जो नंबर है वो मेरे ख्याल से तकरीबन शायद कुछ 50 हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बढ़ गया है वो। जो मांग किए जाने पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, मतलब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, या कोई भी किसी भी ग्रह के कोई भी लोग अगर प्रार्थना करते हैं, तो उनकी थर्ड डेंसिटी के लोगों की मदद के लिए वो लोग जाते हैं और सेवा देते हैं। जैसे हमारे आसमानों में, जैसे हम मांगते हैं ना रा से कि ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आके हमारी मदद करो। और केमिकल इंजीनियरिंग, जो वेदर इंजीनियरिंग हो रही है, केमट्रेल्स हो रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प कर दो वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें हम मतलब मैं तो अपने मेडिटेशंस में मैं तो मांगती ही रहती हूँ 24 घंटे। देने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, यही सेवा है जो एक है। तो मैं तो मांगती ही रहती हूँ, हमारी धरती पे ये हो रहा है, वो लोग ये कर रहे हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो जब हम मांगते हैं तो इनमें से जो कोई भी सेवा करने आते हैं, तो आगे वो बताएंगे कि आगे वाले सेशंस में बहुत आगे जाके उन्होंने बताया कि जब वॉर करनी होती है ना नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, तो वो लोग फोर्थ डायमेंशन, नहीं, वो फिफ्थ डायमेंशन के लोग जो हैं वो लोग आते हैं हेल्प करने। क्योंकि कॉन्फेडरेशंस और काउंसिल ये लोग तो सब 6 डायमेंशन, 7 8 डायमेंशन के, काउंसिल तो आगे की है। तो वो लोग फिफ्थ डायमेंशन वाले आते हैं वॉर करने, और इनकी थॉट वॉर्स होती हैं। खैर मैं कुछ ज्यादा आगे चली गई। तो 24 और सभ्यताएं हैं और एंटिटीज हैं, जो मांग किए जाने पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। ये इकाइयां पूरी निष्ठा से निगरानी करती हैं, और इसे इन्हें रक्षक कहते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, हमारा हायर सेल्फ है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो 2 गार्डियन एंजल्स उनको असाइन किए जाते हैं। तो आप मान लो कि अगर हमारे 800 बिलियन लोग हैं धरती पे, व्हाट इज द, 1 सेकेंड, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ टुडे? हाँ, 814 करोर्स, ठीक है, 8.3 बिलियन पीपल, ठीक है, 8.3 बिलियन पीपल, 8.3 बिलियन पीपल, करोड़। तो यहाँ पर 8.3, नहीं 8.3 नहीं, 8.3 बिलियन कैसे लिखेंगे? 8.3 बिलियन नहीं, 8.3 बिलियन इन नंबर्स।
ये हुआ। ओके, तो कैलकुलेटर में 83000000 थाउजेंड ठीक है, इतना ही है ना? 83000000। ओके, मैंने तो कॉपी किया था, पता नहीं कॉपी क्यों नहीं हुआ। तो सपोजिंग ये है, अब हर इंसान के दो गार्डियन एंजल्स असाइन होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ गया मल्टीप्लिकेशन, इनटू 2। आंसर है इतने गार्डियन एंजल्स, अगर 83,000 नहीं, एक्चुअली 83,000 नहीं, ज्यादा हैं, पर इतने गार्डियन एंजल्स इस वक्त हमारी धरती के ऊपर हमारे साथ हैं। तो हर इंसान के साथ दो तब होते हैं जब वो पैदा होता है। कभी कभी जब वो दुख में होता है तो शायद 3 4 5 भी हो सकते हैं उसके साथ। तो समझ लो कि इतने गार्डियंस हर वक्त हमारे साथ होते हैं। और ये फिफ्थ डायमेंशन के या मतलब सिक्स के तो नहीं है, फिफ्थ डायमेंशन के होते हैं। काउंसिल जिसे आप टेलीपैथिक संपर्क कह सकते हैं, यानी उन 9 सदस्यों की एकता या एकात्मा के माध्यम से कार्य करती है, टेलीपैथी से काम करती है। इसमें उनकी विभिन्न कृतियां आपस में इस तरह सामंजस्यपूर्ण ढंग से घुल मिल जाती हैं कि एक लॉ ऑफ वन सहजता से प्रभावी रहता है। मतलब कि अ, सब लोग, सबके दिल और दिमाग जुड़े हुए होते हैं। और काउंसिल ऑपरेट्स बाय मींस ऑफ व्हाट यू वुड कॉल टेलीपैथिक विद द यूनिटी ऑफ नाइन रिसर्च ब्रिंग हार्मनी। तो वो 9 लोग जो हैं, जो काउंसिल हैं, वो आपस में दिमाग से जुड़े हुए हैं। फिर कॉन्फेडरेशन के साथ भी वो टेलीपैथिकली काम करते हैं। और क्योंकि लॉ ऑफ वन से वो लोग आते हैं, वो लोग सब जानते हैं, समझते हैं लॉ ऑफ वन को। इस वजह से वहां पर कोई डिसहार्मनी नहीं होती। जब किसी विचार या आवश्यकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो काउंसिल ये आवश्यकता से जुड़े डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स को अपने पास रखती है, जैसा कि बताया गया है, उसका संतुलन स्थापित करती है और फिर उस कार्य की अनुशंसा करती है जिसे वो उचित मानती है। मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। When a need for thought is present, the council retains the decision of the need, balancing it as described in the recommends. Okay, तो जब किसी चीज पर सोचना होता है या कोई मुद्दा उठता है, जैसे आजकल धरती के ऊपर उठा हुआ है, तो काउंसिल उस बारे में सोचती है, आपस में सलाह मशवरा करती है, उसको संतुलित करती है कि ठीक है, इसे संतुलित करना। जैसे अम, संतुलित करना फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर्स में शायद रा ने समझाया था कि थॉट को संतुलित कैसे करना है, कि उल्टा सीधा, सीधा उल्टा सोचना है। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब मुझसे नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रही वो उल्टा सीधा, सीधा उल्टा। लेकिन फिर भी वो उसे ऐसे बैलेंस करती है और उसके बाद फिर वो बताती है कि क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर। इसमें निम्नलिखित कर्तव्य शामिल हैं। पहला, ग्रुप को कॉन्फ़िगरेशन में शामिल करने का कर्तव्य। तो उनके काम क्या क्या हैं, कि कौन से ग्रुप को कॉन्फ़िगरेशन में शामिल करना है, किस ग्रह के किस ग्रुप को शामिल करना है। हाँ ठीक है, ये वाला ग्रह पूरा असेंड कर गया, चलो अब इनका एक प्रतिनिधि जो है उनको कॉन्फ़िगरेशन में शामिल कर लो। उन लोगों को सहायता प्रदान करना जो इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि किसी सहायता आकांक्षी सामाजिक आकांक्षी ग्रुप की मदद किस प्रकार की जाए। मतलब कि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी ग्रुप की या किसी ग्रह पर किस तरह की मदद देनी चाहिए, जो प्रॉब्लम आई है, एड इन अ वे कॉन्सोनेंट विद बोथ द कॉल, द लॉ एंड द नंबर ऑफ दोज कॉलिंग। मतलब कि जितने लोगों ने हमें पुकारा है, लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉज क्या हैं, और लोग हमसे क्या मांग रहे हैं, कैसी मदद मांग रहे हैं, उस हिसाब से इन सारी चीजों को बैलेंस करके और साथ में
एक मिनट, ये जरूरी है। आकांक्षी सामाजिक ग्रुप की मदद किस प्रकार की जाए ताकि वो मदद उस समय उस ग्रुप की पुकार, नियम और पुकारने वालों की संख्या, साथ में कभी कभी उस पुकार के प्रति मौजूद प्रतिरोध के पूर्णतः अनुरूप हो। तीसरा मतलब ये कि कोई उसकी खिलाफत कर रहा है, जैसे एक ग्रुप प्रार्थना कर रहा है कि हमें वेदर मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, और दूसरा ग्रुप वहां पर अगर प्रार्थना कर रहा है कि हमें तो वेदर मॉडिफिकेशन चाहिए और करना है और वगैरह वगैरह, तो वो उसका ऑपोजिट हो गया। तो इन सारी चीजों को संतुलित संतुलित करके और ध्यान में रखते हुए तब वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से मदद करनी चाहिए। तीसरा, काउंसिल के भीतर उठने वाले आंतरिक प्रश्नों का समाधान समाधान करना। मतलब काउंसिल आपस में उनके जो प्रश्न उठते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, कॉन्फेडरेशन का कोई न्यू मेंबर आया है तो उनको क्या सेवा प्रदान करनी है, प्रदान मतलब उनको क्या असाइन करनी है, कि उनको किस काम में लगाना है। जैसे आमतौर पे वॉर करने के लिए फिफ्थ डायमेंशन वाले आते हैं। तो इस तरह की चीजें डिसाइड करना, वो आपस में उनका काम होता है करना। ये काउंसिल के प्रमुख कर्तव्य हैं। यदि किसी भी विषय पर कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वे 24 इकाइयों से संपर्क करते हैं। मतलब अगर उन्हें किसी चीज में डाउट या सलाह मशवरा करना है तो वो कॉन्फेडरेशन के 24 लोगों से कांटेक्ट करते हैं। वे तब काउंसिल को अपनी राय या विचार प्रदान करते हैं। इसके बाद काउंसिल किसी भी प्रश्न पर पुनर्विचार कर सकती है। मतलब के सारी चीजें सलाह मशवरे से होती हैं। 3 बज रहे हैं। अच्छा। आ, किसी भी प्रश्न पर पुनर्विचार करते हैं। क्या नौ काउंसिल ऑफ 9 वही 9 सदस्य हैं जिनका जिक्र इस पुस्तक में किया गया है, जो एंड्रिजा पुहारिच आ, के द्वारा लिखी पुस्तक उरी की ओर इशारा करती है। तो उड़ी करके एक जगह है, कश्मीर से ऊपर कजाकिस्तान के ऊपर एक जगह है उरी। उस जगह मैंने एंड्रिजा पुहारिच के बारे में मैंने गलत नाम ले लिया था उस दूसरे वीडियो में। तो वो कहते हैं कि एंड्रिजा, आई थिंक मे बी, तो एंड्रिजा पुहारिच जो है उन्होंने जो किताब लिखी है उरी की ओर, जिसके बारे में बात किया है, तो क्या ये वही काउंसिल ऑफ 9 है? क्योंकि उस किताब में उन्होंने काउंसिल ऑफ 9 को चैनल किया और उसके ऊपर वो पूरी किताब है। तो राह कहते हैं अच्छा, वो किताब का नाम उस वक्त वो कौन काउंसिल ऑफ 9 नहीं था, उस वक्त उस किताब का नाम था द 9। उसके बाद उस किताब का नाम बदल के रखा गया द काउंसिल ऑफ 9। उसके बाद इन लोगों के मरने के बाद जो ऑथर्स थे, उनके बाद जो किताबें हैं उनको पूरी हटा के, और जो नई प्रकाशित हुई उनके अंदर बहुत सारे बदलाव लाए गए। तो मैं जो काउंसिल ऑफ 9 की किताब पढ़ रही थी, वो बड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में। बहुत पूरी पुरानी हिस्ट्री पे जा रहे थे जिसके बारे में राह से यहाँ पर डॉन ने बात नहीं की, और ना ही वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन में उससे बात की। तो लेकिन हुआ ये कि जिस चैप्टर पे मैं अटकी, मैंने 2 बार वो शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा चैप्टर सिर्फ ये बताया कि इजराइल और इजराइल के लोग तुम्हारे भगवान हैं, और वही इस दुनिया को बचा सकते हैं, वही इस धरती को बचा सकते हैं, तुम्हें उनकी गुलामी करनी है। मतलब काउंसिल ऑफ 9 और कॉन्फेडरेशन फ्री विल को मानती है। वो कभी आपको ये नहीं कहेगी ये कर और ये मत कर। तो फिर उस किताब में ये चैप्टर कहाँ से आया? उसके अलावा भी जो पीछे के चैप्टर्स थे उसमें एक दो बार बातें कुछ ऐसी थी जिसमें ये इस तरह फ्री विल का उल्लंघन हो रहा था। तो रिकॉर्ड करते वक्त मैंने बोला था कि मुझे ये नहीं लगता कि ये काउंसिल ऑफ 9 का है, ये शायद बाद में ऐड किया हुआ होगा। तो वो किताब ग्रुप में होगी, उसका पीडीएफ मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, पता नहीं है कि नहीं। तो लेकिन वो अब किस नाम से है मैं बताऊं? ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस के नाम से प्रकाशित हुई है। काउंसिल ऑफ 9 की किताब बाद में जो प्रकाशित हुई, ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस के नाम से हुई, वो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। लेकिन बहुत सोच समझ के पढ़ना।
उसके अंदर बहुत बार फ्री विल का उल्लंघन हुआ है। तो फिर 9 सदस्यों वाली काउंसिल की जानकारी दो मुख्य स्रोतों के माध्यम से कुछ हद तक सेमी अनडिस्टॉर्टेड, यहां राव बता रहा है कि वो जो काउंसिल ऑफ 9 की किताब है उसके अंदर कुछ हद तक कुछ बदलाव लाए गए हैं। अब ये 1981 में कुछ बदलाव लाए थे, फिर उसके बाद और बहुत सारे बदलाव आ गए, रूप में सुरक्षित रखी गई है। एक जिसे आप मार्क के नाम से जानते हैं और दूसरा जिसे आप हेनरी के नाम से जानते हैं। मतलब कि हेनरी और मार्क के पास उसकी ओरिजिनल किताब है, सिर्फ इन दोनों के पास है। बाकी जो बाहर किताबें हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं। सेमी डिस्टॉर्टेड इसलिए क्योंकि वो लोग चैनल करते वक्त उन्होंने गलती से नेगेटिव एंटिटी को चैनल कर लिया था, जिसने उनको गलत अम, बातें बताई थी, तो इसलिए सेमी अनडिस्टॉर्टेड। इनमें से एक मामले में चैनल ही आगे चलकर स्क्राइब बन गया, मतलब लेखक बन गया। दूसरे मामले में चैनल लिखने वाला नहीं था, हालांकि लिखने वाले की मदद के बिना ऊर्जा चैनल तक नहीं पहुंच पाती। तो फिर वो कहता है जिन नामों का आपने जिक्र किया है, क्या वो मार्क प्रॉबर्ट एंड हेनरी पुहारिच हैं? तो रा कहता है हाँ। तो वो कहता है मेरी दिलचस्पी लॉ ऑफ वन के उस उपयोग में है जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति और जिसे मैं यूएफओ के जरिए इस ग्रह पर किया गया विज्ञापन कहूंगा, कि जिससे जुड़ा है कि आप लोग धरती के ऊपर आते हैं यूएफओ लेके, शक्ल दिखा के यूएफओ की, फिर भाग जाते हैं। अम, यानी परिषद के पिछले 3 सालों में कई बार इस ग्रह पर लगी क्वारंटीन को हटाने की अनुमति दी गई। मतलब कि पिछले 3 सालों में कई बार हमने यूएफओस देखे। तो आप क्या यूएफओ की एडवर्टाइजमेंट करने आए थे क्या? मुझे ये एक तरह का विज्ञापन लगता है जो हम अभी कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागृत हो सकें। क्या मैं सही हूं? तो वो कहता है कि अभी हम जो कर रहे हैं, चैनलिंग कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है ताकि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं कि सच क्या है। और इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं ताकि हम आपको चैनल करें और आपकी बात लोगों तक पहुंचाएं। और यूएफओस जो पिछले 3 साल नहीं, 30 साल में आ, आए हैं। तो राह कहते हैं आपके प्रश्न का उचित उत्तर देने के लिए आपके मानसिक विचारों की उलझनों को थोड़ा सुलझाने की जरूरत है। कृपया हमारे साथ धैर्य रखें। मतलब आप, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी उलझनें हो गई हैं, थोड़ा पेशेंस से मेरी बात समझो। शनि परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ सैटर्न, जो काउंसिल ऑफ 9 है, आपके द्वारा बताए गए टाइम स्पेस में रोक कर तोड़ने की अनुमति नहीं दी है। 30 सालों में काउंसिल ऑफ सैटर्न ने आपके क्वारंटाइन धरती के ऊपर जो लगी है उसको तोड़ने की परमिशन नहीं दी है। कुछ हद तक ये लैंडिंग हो रही है। इनमें से कुछ लैंडिंग आपके अपने लोगों द्वारा यानी कि यूएसए के यूएफओस अपने लोगों द्वारा की जा रही है, और कुछ उन सत्ताओं द्वारा जिन्हें आप ओरायन समूह के नाम से जानते हैं। मतलब ओरायन कॉन्स्टलेशन में जो प्लैनेट्स हैं, ओरायन एक प्लैनेट नहीं है, ओरायन एक कॉन्स्टलेशन है जिसे हिंदी में मृगशिरा नक्षत्र कहते हैं। जैसे हमारे जितने एस्ट्रोलॉजी के साइंस हैं, सैजिटेरियस, केप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, ये सारे कॉन्स्टलेशंस हैं। इनके अंदर तीन तीन कॉन्स्टलेशंस हैं। हर साइन में दो ढाई स्टार सिस्टम्स होते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो वो ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, तो मृगशिरा नक्षत्र, मुझे गलती थी कि मृगशिरा नक्षत्र एरीज में है। वो एरीज में नहीं, वो टॉरस में है, लेकिन वो उसका जो लॉर्ड है जैसे एस्ट्रोलॉजी में, वो मंगल है। तो उनका जो साइन है मृगशिरा नक्षत्र का, वो ऐसे धनुष बाण पकड़ा हुआ एक आदमी है, और मतलब कि एक एंटिटी है। और वो ओरायन समूह है जो हमेशा लड़ने को ही उतारू होता है। तो उसके क्राफ्ट बहुत बार वो कहता है कि धरती पर आए।
दूसरी बात, अनुमति इस बात की नहीं दी गई है कि वे आपके बीच रहकर रोक को तोड़ें, बल्कि इस बात की दी गई है कि वे लोगों के सामने विचार रूप में प्रकट हों जिनके पास देखने वाली आंखें हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि क्वारंटीन तोड़ने की या यहाँ आने की, क्वारंटीन तोड़ने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन अगर वो अदृश्य रूप में धरती पर आना चाहते हैं, यूएफओ नहीं, वो एंटिटीज अदृश्य रूप में धरती पे आना चाहते हैं, ताकि वो लोग उन्हें देख सकें जिनकी तीसरी आंख खुली है और वो उन्हें देख सकते हैं, तो वो यहां आ सकते हैं, वरना नहीं। तीसरी बात, आप ये मानने में बिल्कुल सही हैं कि उस समय स्थान पर अनुमति दी गई थी जब आपका पहला परमाणु हथियार बनाया और इस्तेमाल किया गया था, ताकि कॉन्फेडरेशन के सदस्य आपके लोगों की इस तरह से सेवा कर सकें कि उनके मन में एक रहस्य पैदा हो जाए। इसी को आप विज्ञापन कह रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है। तो वो कह रहा है कि हाँ, अ, अनुमति दी गई थी जब आपका सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब आप लोगों ने इस्तेमाल किया था, बनाया था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था, और एंड यूज्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू मिनिस्टर एंड टू योर पीपल एंड टू सच टू कॉज मिस्ट्री टू अकर। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअली जब बनाया गया था और इस्तेमाल हुआ था, तो कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स यहां पर इसलिए आए थे ताकि एक रहस्य पैदा कर सकें, ताकि लोग सवाल करें कि ये क्या है, ताकि अ, इस्तेमाल करने वालों के ऊपर भी कुछ डर सा हो कि भाई, मेरे ख्याल हिरोशिमा नागासाकी पे जब इस्तेमाल किया था शायद तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बनाया और इस्तेमाल हुआ। तो बनाया और इस्तेमाल तो वो तभी हुआ था, तो एंड यूज्ड फॉर कॉन्फेडरेशन मेंबर्स टू मिनिस्टर, ताकि कॉन्फेडरेशन आके एक तरह से देख सके कि हाँ हाँ तुम काम सही कर रहे हो ना। जैसे वो होता है ना, क्लास चल रही है और अचानक से प्रिंसिपल आता है बाहर से और ऐसे झांकता है, तो टीचर भी थोड़ा डर जाती कि अरे ये क्या हुआ। तो इस तरह से, तो हमें जिन घटनाओं को दिखाने की अनुमति मिली है उनका रहस्यमय और अनजाना स्वरूप आपके लोगों को अनंत संभावनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही है। जब आपके लोग अनंत को समझ जाएंगे, तभी और केवल तभी एक के नियम का द्वार उनके लिए खुल पाएगा। तो वो कहते हैं कि ये जो रहस्य हम पैदा करते हैं ना अलग अलग तरीकों से, ये करने के लिए हमें अनुमति दी गई है, ताकि हम लोगों को तक ये एक तरह से उनके दिमाग में ये पॉसिबिलिटी जगा सकें, और के अनंत संभावनाएं हैं कि ग्रहों के ऊपर और स्टार्स के ऊपर लोग रहते हैं। तो लोग ये जाने और समझें कि ये भी हमारे ही तरह भाई बहन है और ये भी हमारे ही तरह लोग हैं, दिखने में अलग हैं तो क्या। तो वो तो दिख कैसे दिखते हैं ये तो बाद में समझोगे, पहले यूएफओ से कोई निकलेगा तब तो जानोगे ना कि वो कैसा दिखता है। लेकिन यूएफओ देख के ही अगर तुम डर जाओगे, या तो लोग डर जाते हैं या एक्साइटेड, अरे 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 यूएफओ यूएफओ, हम भी सब एक्साइटेड हो जाते हैं। हम भी जब गए थे एक्सपेडिशन पे, तो अरे 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 ऐसे करने लग गए थे, तो पा ने हमको पहले से ही बोला था ये सब नहीं करना, बिल्कुल चुप करके सिर्फ ऐसे इशारा करना है। तो दिल दिल के अंदर क्यों, क्योंकि हमें फिर भी आज भी लगता है कि वो हमसे अलग हैं, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ कोई आया, जैसे कोई कहे मेहमान आ गया, बहुत ही चहेता। लेकिन अगर कोई आपका अपना है तो आप खुशी जरूर जाहिर होगी, इतने एक्साइटेड नहीं होगे ना। और डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं तब जब आप ये समझ जाओगे और इस तरह से बिहेव करना बंद कर दोगे, तब हम समझेंगे कि आपके लिए लॉ ऑफ वन का दरवाजा खुल चुका है। तो वो कहता है आपने हमारे लोगों और ओरायन समूह के लोगों दोनों के यहाँ आने का जिक्र किया, क्या आप इस बारे में और विस्तार से बता सकते हैं। हमारे लोगों मतलब यूएफओज दो तरह के। आपके विचारों की संरचना आपके शब्दों की कंपन ध्वनि से मेल नहीं खा रही है, मतलब जो तुम सोच रहे हो और जो तुम बोल रहे हो वो अलग बातें हैं, इसलिए हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, अपना प्रश्न दोबारा दोहराएं।
तो वो कहता है ठीक है, मैं सिर्फ ओरायन समूह के बारे में पूछता हूँ। आपने यूएफओ के कुछ संपर्कों के स्रोत के बारे में ओरायन का जिक्र किया था, क्या आप मुझे उस संपर्क और उसके मकसद के बारे में कुछ बता सकते हैं? हम्म, हाँ, अगर आप चाहें तो, रा कहता है अगर आप चाहें तो बुरे अच्छे इरादों का एक आसान सा उदाहरण लें। मतलब कि अच्छे और बुरे लोगों और धारणाओं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आप चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन आपकी धारणाएं और आपके बिलीफ सिस्टम्स और इरादे आपके क्या हैं, उसके हिसाब से आपकी कंपनता और आपका ऑरा का कलर होता है। और उस हिसाब से आपकी मतलब आप जांच सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव, बुरा और अच्छा नहीं, लेकिन आप लोगों की भाषा में आप जिसे बुरा बोलते हो या अच्छा बोलते हो, उनके अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, तो जैसे एडोल्फ हिटलर की बात कर रहे हैं, तो एडोल्फ हिटलर का के बारे में जिसको आप जानते हो, इसका इरादा शायद एक ग्रुप में से अभिजात वर्ग नामक विकृत समूह को चुनकर एकता स्थापित करना है, और फिर अलग अलग तरीकों से उन लोगों को गुलाम बनाना है जिन्हें अभिजात वर्ग से बाहर की विकृति के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद ये विचार आता है कि इस तरह से छांटे गए सामाजिक ग्रुप को तथाकथित ओरायन समूह द्वारा सोचे गए एक साम्राज्य नामक विकृति में जोड़ दिया गया। तो वो कहते हैं कि एडोल्फ, उसको आप लोगों ने नाम दिया है या उसका वो नाम है, इंटेंशन इज टू प्रिज्यूमेबली यूनिफाई बाय चूजिंग द डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड elite from a social memory complex and then enslaving by various effects those who are seen as the distortion of not elite. There is then the concept of taking the social memory complex thus weeded and adding it to a distortion thought of the so-called. तो वो कहता है कि उसका इरादा ये था कि जो एलिट्स है ना, उनके साथ वो जुड़े, इसलिए वो बहुत मेहनत करता था। वो बहुत ही छोटे वर्ग से आया था, लेकिन एलिट्स के साथ एक होना चाहता था और उनको अलग करके उनके साथ जुड़ के बाकी की जनता को अपना गुलाम बनाना चाहता था। तो ये इस तरह से करके उन एलिट्स के द्वारा उसे अपना साम्राज्य स्थापित करना था और ओरायन से जुड़ना था। मतलब वो एलिट्स तो सारे और ओरायन वाले लोग हैं। उनके सामने समस्या ये है कि उन्हें अलगाव की अवधारणा से निकलने वाली बहुत ज्यादा बेतरतीब ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। इससे वे कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अपने सदस्यों के बीच की विकृतियां आपस में मेल नहीं खाती। लेकिन उसे प्रॉब्लम ये हुई कि वो सब एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं। मैं ज्यादा ताकतवर, तो एलिट्स के आपस में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो एक कभी हो ही नहीं पाए। तो आ, दुनिया को गुलाम कैसे बनाएंगे? तो फिर वो कहता है कि ये ओरायन डेंसिटी का घनत्व क्या है, मतलब ओरायन ग्रुप का की डेंसिटी क्या है। तो रायन कहता है रा कहता है सॉरी रा कहता है कॉन्फेडरेशन की तरह उस समूह को बनाने वाली सामूहिक चेतनाओं की घटना घनत्वाएं घनताएं घनत्वताएं भी अलग अलग हैं। इन संगठन में बहुत कम तीसरी घनत्वता वाले, ज्यादा संख्या में चौथी घनत्वता वाले, उतने ही ज्यादा संख्या में पांचवी घनत्वता वाले और बहुत ही कम छठी घनत्वता वाले जीव शामिल हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो लॉ ऑफ वन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और उन्हें लौट कर सर्विस टू अदर्स की तरफ आना पड़ता है। इसलिए उनका जो हार्वेस्ट है उनकी बहुत कम होती है। तो वो कहता है कि बहुत कम है थर्ड डेंसिटी वाले, फोर्थ डेंसिटी वाले उससे भी, मतलब फोर्थ डेंसिटी वाले ज्यादा हैं और फिफ्थ डेंसिटी वाले भी हैं, और सिक्स डेंसिटी वाले एंड वेरी फ्यू सिक्स डेंसिटी वाले बहुत कम वहां तक पहुंच पाए हैं। अंतरिक्ष समय निरंतरता में किसी भी बिंदु पर उनकी संख्या शायद हमारी संख्या का 10वां हिस्सा होती, क्योंकि आध्यात्मिक एंट्रोपी की समस्या के कारण उन्हें अपने सामाजिक स्मृति परिसरों के लगातार विघटन का अनुभव होता है।
उनका वो जितने लोग हैं कि कितने हैं ओरायन के लोग, तो वो शायद हमसे 10वां हिस्सा होता एट एनी पॉइंट। मतलब हमसे 10वां हिस्सा है इस जगह और इस समय में। क्योंकि एक्सपीरियंस कांस्टेंट, क्योंकि उनके लोग जो हैं उनके अंदर आध्यात्मिक विकृतियां बहुत आती रहती हैं। मतलब वो एंट्रोपी, एंट्रोपी को क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एंट्रोपी कॉजेस देम टू एक्सपीरियंस कांस्टेंट डिसइंटीग्रेशन। उनके ग्रुप टूटते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति करने लगते हैं और फिर उसके बाद उनके ग्रुप टूटने लग जाते हैं। इस वजह से वो ज्यादा बढ़ नहीं पाए हैं। उनकी शक्ति बहुत लोग छोड़ देते हैं, नहीं झेल पाते हैं, सर्विस टू अदर्स की तरफ आ जाते हैं। उनकी शक्ति हमारी शक्ति के और मैं ये उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो एलिट्स के लेवल पे है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एलिट्स जिनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आमतौर के जितने क्रिमिनल्स हैं, फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स हैं, हर तरह के जो सर्विस टू सेल्फ वाले लोग हैं। क्यों सर्विस टू सेल्फ वाले लोग क्या हमारे घरों में नहीं होते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण है फिल्मों में जो ललिता पवार की तरह जो सास दिखाई जाती है, या जो कमीना जेठ या देवर दिखाया जाता है, ये भी तो लोग सर्विस टू सेल्फ वाले हैं। या भाई या बहन दिखाई जाती है, तो ये भी तो सर्विस टू सेल्फ वाले लोग हैं। तो कभी ना कभी उनकी स्पिरिचुअल मतलब वो अपना चॉइस ढंग से पूरी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि एक तरफ वो सर्विस टू सेल्फ वाले हैं, लेकिन जब अपने परिवार की बात आती है, अपने बच्चे, अपना पति, अपनी बीवी, तो वहां पर वो चाहे हार्ट चक्र उनका थोड़ा बहुत तो खुल ही जाता है। तो उनकी शक्ति हमारी शक्ति के समान ही है। एक लॉ ऑफ वन न तो प्रकाश की ओर झुकता है और न ही अंधकार की ओर, बल्कि ये दूसरों की सेवा और स्वयं की सेवा दोनों के लिए उपलब्ध है। मतलब हर तरह के लोगों के लिए लॉ ऑफ वन उपलब्ध है। तो उनकी शक्ति और हमारी शक्ति, दोनों की शक्ति एक ही जैसी है। हालांकि दूसरों की सेवा करने से अनंत अंततः स्वयं की ही सेवा होती है। मतलब कि अपनी सेवा करके आप दूसरों की सेवा कर रहे हो, और दूसरों की सेवा करके भी आप फाइनली घूम फिर के अपनी ही सेवा कर रहे हो। इस प्रकार इन अभ्यासों के माध्यम से बुद्धिमान अनंतता, मतलब के इंटेलिजेंट इंफिनिटी की खोज करने वाले जीवों की विकृतियों की को संरक्षित और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। मतलब के preserving and further harmonizing the distortions of those entities seeking in। तो जब कोई इंसान मेडिटेशन के द्वारा या जो भी क्रियाएं कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो इस तरह से जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंसान को ये होता है ना कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरा असेंशन हो जाएगा। शुरू शुरू में जब हमने लॉ ऑफ वन पढ़नी शुरू की थी ना 2022 में, सबके मन में ये था कि क्या कहीं क्या हम सेल्फिश नहीं बन रहे हैं, कि हाँ हाँ नहीं अब तो हमें दूसरों की सेवा करनी है, नहीं नहीं अब तो हमें दूसरों से प्यार से बात करना है, ना ना अब तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, अब तो हमें अपना हार्ट चक्र खोलना है, अब तो हमें सब्र से काम लेना है। तो क्या हम सेल्फिश नहीं बन रहे कि हम सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। सर्विस टू अदर्स तो तब है जब आपके मन में कोई निष्काम भाव से आप करो। तो ये सोच, इस तरह के सवाल इतने उठे थे उस वक्त हम सबके दिमाग में, और वीसी वगैरह होती थी तो उसमें डिस्कशंस होते थे, बहुत सारे सवाल उठे थे। तो यही यहाँ पर वो भी यही कह रहा है कि जब आप दूसरों की सेवा करते हो, क्योंकि लॉ तो एक है ना, आप और दूसरे भी तो एक ही हैं। जब आप दूसरों की सेवा कर रहे हो, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आप दूसरों की सेवा जब आप कर रहे हो, तो क्योंकि वो और आप एक ही हो, तो आप घूम फिर के तो अपनी ही सेवा कर रहे हो। तो इस तरह से आ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है ईश्वर की ओर पहुंचने के लिए।
जो लोग स्वयं की सेवा के माध्यम से बुद्धिमान अनंतता की खोज करते हैं, वे भी उतनी ही शक्ति उत्पन्न करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण अलगाव की वो अवधारणा है जो स्वयं की सेवा के उन रूपों में अंतर्निहित होती है जिसमें दूसरों पर अधिकार या नियंत्रण जताना शामिल होता है। वो उनके क्यों टूटते रहते हैं ग्रुप, उनकी क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्यों ज्यादा नहीं है, मुश्किलें उस तरफ ज्यादा हैं। हम बोलते हैं ना, बाप रे कितना मुश्किल है कि निष्काम भाव से सेवा करो, कोई स्वार्थ ना रखो, गुस्सा ना करो, और यू नो हम हमें लगता है हमारी जिंदगी मुश्किल है। ओ यू हैव नो आइडिया उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि वो, हम कम से कम एक दूसरे पे भरोसा तो करते हैं, चाहे वो भरोसा टूटे ना टूटे वो बाद की बात है। अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो कोई हमारी भी सेवा करता है। वहां तो ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट। वो तो कभी अपने दाहिने हाथ, उनका दाहिना हाथ बाहिने हाथ को के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मियां बीवी एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते, बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकते, बच्चे अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। सब एक दूसरे से आगे निकलने की सोच में है। तो कितना मुश्किल होता होगा, और इस वजह से कई बार उनकी शक्ति टूटती है और वो हमेशा दूसरों के ऊपर जोर आजमाने की कोशिश में, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में, वो कई बार कमजोर पड़ जाता है उनका ग्रुप, और वो कमजोर पड़ जाते हैं। और इस वजह से उनका ग्रुप जो है वो पूरी तरह से, जैसे वो बनाना चाह रहे थे अभी, जैसे पूरी धरती को गुलाम बनाना चाह रहे थे, अभी तक हो नहीं पाया। ये बात ध्यान देने योग्य है, इस पर गहराई से विचार, और यही बात ध्यान में रखनी है कि जो सर्विस टू सेल्फ वाले लोग हैं, उनकी जो जिंदगी है वो आगे फिफ्थ डायमेंशन में 3 करोड़ सालों के लिए आपको सिर्फ कंपटीशन करना है। जैसे स्कूल के 10 साल आपने सिर्फ कंपटीशन किया, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं। उसके बाद कॉलेज में आपने किया, फिर आप ऑफिस गए तो ऑफिस में कोलीग्स से कंपटीशन रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रमोशन चाहिए। कदम कदम पे हमारे दिमाग में भर दिया गया है, why can a person not be self sufficient and satisfied where he is, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अम, सम सम संतुष्टि, जो है जितना है उसमें संतुष्टि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा बना दिया गया। पहले तो होती थी, बहुत सारे लोगों में होती थी, मैंने देखी है। अब नहीं है लोगों में। लोगों को सबको आगे बढ़ना है। क्यों? पड़ोसी आगे बढ़ गया इसलिए आगे बढ़ना है। इसलिए आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि मुझे ज्यादा आराम मिलेगा, पड़ोसी, रिश्तेदार। ये बात ध्यान देने योग्य है, इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक का नियम किसी भी ऐसे सामाजिक स्मृति परिसर के लिए उपलब्ध है जिसने किसी भी उद्देश्य की खोज के लिए, चाहे वो दूसरों की सेवा हो या स्वयं की सेवा, एकजुट होकर प्रयास करने का निर्णय लिया है। मतलब कि अगर ध्यान देंगे आप, तो लॉ ऑफ वन उन सभी ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है, ग्रुप के लिए, ठीक है, जो एक साथ रहकर एक मुद्दे की तरफ, पर्पस की तरफ, सेवा की तरफ कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारा ग्रुप सभी मिलकर सेवा करने के, हम लोग तो मतलब कम से कम एडमिन सेवक जो हैं, हम तो कम से कम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, विभाजन डाले बिना एकजुट होकर प्रयास करने का निर्णय लिया हो। इसके बाद वे नियम जो कि एक का नियम की ही मूल विकृतियां हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और अंतरिक्ष समय का भ्रम एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा उन स्वतंत्र रूप से चुने गए विकल्पों के परिणामों का विकास संभव हो पाता है, which are primal distortions of the law of one, then are placed into operation, and the illusion of is used as a medium for the development of the results of those choices freely made. तब वो कहते हैं कि जब आप लॉ ऑफ वन को समझते हैं, उसके द्वारा जब आप सेवा करते हैं, तब उसके जो डिस्टॉर्शंस हैं, जो प्राइमल डिस्टॉर्शंस क्या हैं, लव एंड लाइट,
फ्री विल, फ्री विल उसका प्राइमल डिस्टॉर्शन है। तब वो आपके सामने रखा जाता है या आपको मौका मिलता है कि अब आप अपनी फ्री विल से आप चुने कि आपको किस तरफ जाना है। आपको प्रेम की तरफ जाना है, आपको अंधकार की तरफ जाना है, या डोमिनेशन की तरफ जाना है। और इस माया जाल से क्या आपको दूर होना है? क्या इस समय इस धरती के ऊपर जो माया जाल आप जी रहे हैं, इसके अंदर जो आपने चॉइसेस करनी है, मतलब हर पल में हर क्षण में जो आप चुनते हैं, वो आपको किस तरह से चॉइसेस करनी है, तब वो फ्री विल आपको दी जाती है। इस प्रकार सभी जीव सीखते हैं, चाहे वे किसी भी चीज की खोज कर रहे हों, सभी एक ही प्रकार की सीख प्राप्त करते हैं, कुछ तेजी से, कुछ धीरे धीरे। उदाहरण के तौर पर डॉन पूछता है, ओरायन समूह के किसी पांचवी घनत्वता वाले समूह या सामाजिक स्मृति परिसर को लेते हुए ये बताइए कि पांचवी घनत्वता में पहुंचने से पहले उनकी पिछली घनत्वता कौन सी थी। मतलब कि क्या पांचवी से वो, मतलब सीधा ही क्या फर्स्ट सेकंड से वो पांचवी में पहुंच गए क्या? तो रा कहता है घनत्वताओं के माध्यम से होने वाली प्रगति एक क्रमिक प्रगति प्रतिक्रिया है, मतलब सिक्वेंशियल है। आप वन से टू, टू से थ्री, टू थ्री से फोर ही जाओगे, टू से सीधा फिफ्थ में नहीं जा सकते। हालांकि थर्ड से आप जा सकते हो फिफ्थ सिक्स में। ओ, बैटरी, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। पांचवी घनत्वता वाला कोई भी सामाजिक स्मृति परिसर चौथी घनत्वता से हार्वेस्ट किए गए हैं, मन शरीर आत्मा परिसरों से मिलकर बना होता है। मतलब चौथी घनत्वता में जिनकी हार्वेस्ट हुई, उस ग्रुप से पांचवी घनत्वता बनी। इसके बाद वो समग्र या सामूहिक मन शरीर आत्मा परिसर आपस में विलीन हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम कब विभिन्न इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम विभिन्न प्रकार की विकृतियों के अनंत संयोजनों की संभावनाओं पर आधारित होते हैं। मतलब कि जब वो लोग सभी मिलकर एक, उनका फिफ्थ डायमेंशन में, उन फिफ्थ डेंसिटी में उनका एक ग्रुप बन गया, वहां पर सभी मिलकर जो काम करते हैं और वहां से जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आती हैं डिस्टॉर्शंस की। Conglomerate or mass complex does its melding and the results are due to the infinite various possibilities of combinations। और जब वो कोई काम करते हैं, हर काम के दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से किया, उसके बाद फिर जो निकल के आता है वो आता है। तो फिर यहाँ पे पता नहीं क्यों ये एक ऐसा हो रहा है, पर ठीक है। डॉन पूछता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओरायन समूह जैसा कोई समूह कैसे आगे बढ़ेगा। और ये सवाल मुझसे भी बहुत लोगों ने किया है कि वो नेगेटिव एंटिटी है, वो तो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर वो सिर्फ सर्विस टू सेल्फ करते हैं। तो मेरा मानना था कि लॉ ऑफ वन की गहरी समझ ही वो स्थिति बनाती है जिससे स्वीकार्यता बनती है। जैसे हमारी तीसरी डेंसिटी में, चौथी डेंसिटी में हमारे मौजूदा बदलाव के दौरान, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे संभव होगा। अगर आप ओरायन समूह में होते और आपका झुकाव अपनी सेवा की तरफ होता, तो आप कैसे आगे बढ़ते? मान लीजिए तीसरी डेंसिटी से चौथी डेंसिटी में, इसके लिए किस तरह की चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो थर्ड डेंसिटी से, जैसे धरती हमारी चौथी घनत्वता में जा रही है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ओरायन ग्रुप है जो अपनी सेवा करता है, ये तीसरी से चौथी में कैसे जाएगा। और उनके जाने के लिए, जैसे हमारे लिए कुछ और सीखना है, तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसी सीख होती है? क्योंकि वो तो सिर्फ सर्विस टू सेल्फ करते हैं, वो तो सर्विस टू अदर्स करते ही नहीं है, तो उनके तो कैटलिस्ट कैसे ही होंगे। तो रा कहता है, इस माध्यम के लिए ये आखिरी लंबा प्रश्न है। आपको याद होगा कि हमने विस्तार से बताया था कि जो लोग अभी दूसरों की सेवा करने की ओर उन्मुख नहीं है, वे भी फिर भी बुद्धिमान अनंतता के द्वार को कैसे खोज सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। कि जो लोग
हमने डिटेल में आपको बताया था कि जो लोग दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते हैं वो भी ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि वो खुद की सेवा करके भी ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तो उनमें भी है। हमारे ऑक्टेव की सभी सप्तक की सभी डेंसिटीज में ये बात सच है। हम आप अपने से ऊपर वालों के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब हमारे इस ऑक्टेव में सभी डेंसिटीज में ये बात सही है कि हर डेंसिटी के लोग हार्वेस्ट हो सकते हैं। सिक्स डेंसिटी के ऊपर जो ऑक्टेव है, सेवेंथ डायमेंशन, एट डायमेंशन, उसके डेंसिटीज उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां पर गए नहीं हैं, तो हमें उसका अनुभव नहीं है। तो जैसा कि आप कहेंगे सत्ता के अगले क्वांटम या सप्तक के बारे में, सत्ता मतलब बीइंगनेस, तो हम वहां पर अभी गए नहीं है, हमें अनुभव नहीं हुआ है। हालांकि डेंसिटीज के इस सप्तक के लिए ये बात सच है, जीवों की कटाई इसलिए होती है क्योंकि वे उचित डेंसिटी के प्रकाश प्रेम को देख और उसका आनंद ले सकते हैं। जिन लोगों ने इस प्रकाश प्रेम या प्रेम प्रकाश को पा लिया है, भले ही उनमें सेवा करने की इच्छा ना हो, फिर भी स्वतंत्र इच्छा के नियम के अनुसार उन्हें इस प्रकाश प्रेम का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करने का अधिकार है। तो वो कहते हैं कि however true of this octave of densities the beings are harvested, तो जो लोग अपने डेंसिटी के प्रेम और प्रकाश का, जो मैंने शुरू में बताया था कि उनके चक्र उस हिसाब से खुल जाते हैं, उनका ऑरा चमकने लगता है, वो जिस रंग से चमकता है, अगर सर्विस टू सेल्फ होगा तो रेड ऑरा होगा, अगर सर्विस टू अदर्स होगा तो वो पर्पल या ग्रीन ऑरा होगा। तो अगर उनका ऑरा इस तरह से है और वो इस रोशनी में चमकते हैं, उस उतनी रोशनी की तरफ, जितनी तेज रोशनी उतनी तेज रोशनी की तरफ अगर वो जा पाते हैं, तो वो उन लोगों की हार्वेस्ट हो सकती है। Those who have found this light love without benefit of a desire for service, nevertheless by the law of free will have the right to use, तो चाहे वो दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते, अपनी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो उस रोशनी की तरफ पहुंच पाए, तो जैसे उनका रेड हो सकता है, तो उनका पर्पल या डार्क ब्लू भी हो सकता है। थर्ड आई खुल गया तो उनका डार्क ब्लू भी हो सकता है। तो पर्पल तो मेरे ख्याल से, हाँ पर्पल भी हो सकता है, क्योंकि पर्पल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क ब्लू, वायलेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क ब्लू एंड रेड, तो वो भी हो सकता है। उन्होंने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके ईश्वर के प्रेम और प्रकाश को जिस भी तरह से वो ग्रहण करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी फ्री विल है, तो उनकी भी हार्वेस्ट उस तरह से होती है। साथ ही ये भी जोड़ा जा सकता है कि अध्ययन की ऐसी प्रणालियां भी हैं जो अलगाव चाहने वाले व्यक्ति को इन द्वारों तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं। ये अध्ययन उतना ही कठिन है जितना हमने आपको बताया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें इस अध्ययन को जारी रखने की लगन है, ठीक वैसे ही जैसे आप सेवा करने के उद्देश्य से जानने की खोज के कठिन मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। Also, it may be inside there are systems of study. तो जैसे आप ज्ञान पाकर लोगों को एक करने की इच्छा रखते हैं, लोगों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं कि आप हमारी सीख लोगों तक पहुंचाएं या किताब प्रिंट करें, या इस तरह से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे उनके भी तौर तरीके होते हैं जिसमें वो लोगों को अलग कैसे करना है ये सीखते हैं, ये समझते हैं। उनकी भी अपनी एनालिसिस, उनकी भी अपनी स्टडी होती है जो वो करते हैं। अम, भ्रम इस बात में है कि जो लोग खुद की सेवा करना चाहते हैं उनमें उन्हें एक के नियम की नजर में ठीक वैसा ही माना जाता है जैसा कि उन लोगों को जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, उनको भी उतना ही प्यार दिया जाता है, उनको भी अपना माना जाता है, वो भी इनके लिए भाई ही हैं।
क्योंकि क्या हम सभी एक नहीं हैं? वो लोग भी हमारे ही भाई बहन हैं, उनका भी वास हमारे ही अंदर है, अंधकार हमारे भी अंदर है। हमारा, वो कहते हैं ना कि भगवान और राक्षस दोनों हमारे ही अंदर होते हैं। हम किसे प्रेरणा देते हैं, किस पे फोकस करते हैं, किसको जागरूक करते हैं, वो तो हमारे ऊपर है। क्योंकि क्या हम सभी एक नहीं हैं? अपनी सेवा करना और दूसरों की सेवा करना, ये एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, बशर्ते आप एक के नियम के मूल तत्व को समझ सकें। डॉन कहता है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इस माध्यम को और अधिक आराम मिले? तो वो कहते हैं, छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। अब हम इस उपकरण का उपयोग बहुत कम विकृति के साथ और उपकरण को किसी भी महत्वपूर्ण हद तक क्षीण किए बिना कर पा रहे हैं। मतलब कि छोटी मोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अभी तक तो हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब हमें जाना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि नहीं, हम इसे थकाना नहीं चाहते। जैसे रा ने कहा था कि आप कर सकते हैं, अम, आप कर सकते हैं सवाल छोटा मोटा। तो डॉन ने कहा, नहीं, हम इसे परेशान नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, हम सेशन एंड करते हैं। और वहां पर डॉन कहता है कि हम आपको ईश्वर के प्रेम और प्रकाश में छोड़े जाते हैं। अदोनाई वासु। सो आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सैनी, डू यू वांट टू से समथिंग? हाउ डू आई अनम्यूट यू? हाउ डू आई डू दिस? एक मिनट में, एक सेकेंड, इसको जरा पॉज कर देते हैं।